इसी फ्रिक्शन में आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस में। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम और करते हैं। सपोज एक ब्लॉक गिवन है और एक ब्लॉक इससे ये कनेक्टेड है M, और एक ब्लॉक इससे ये कनेक्टेड है, ये भी M है और ये कैपिटल M है। इस सरफेस पे भी म्यू का फ्रिक्शन है, इस सरफेस पे भी म्यू का फ्रिक्शन है, और इसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया हुआ है। ग्राउंड जो है वो स्मूथ है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल force F such that blocks do not slip with respect to bigger block. Blocks do not slip with respect to bigger block, मतलब बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो रेस्ट पे रहने चाहिए। करो देखो ट्राई। अभी देखते हैं। देखो अगर हम इस केस में मिनिमम एफ की बात करेंगे, ध्यान से समझना, मतलब हमने कम से कम फोर्स लगाना है जिससे ये स्लिप नहीं हो और पूरा का पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़े। तो देखो कम फोर्स लगाने वाली सिचुएशन में ये जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी हैं, इनकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लिपिंग टेंडेंसी गैस करना। तो देखो अगर हम कम फोर्स लगा रहे होंगे तो बी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी और ए की टेंडेंसी आगे जाने की होगी। टेंडेंसी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि टेंडेंसी से ही हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन का डायरेक्शन गैस कर पाएंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन किधर लगाना चाहिए जिससे ये डाउनवर्ड, बी डाउनवर्ड और ए राइटवर्ड्स स्लिप नहीं हो। ठीक है, तो और हम एक काम ये भी करेंगे कि ए और बी का जो एफबीडी है ये हम बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ए नॉट लेट कर लिया, देखो ध्यान से, और नीचे बनाते हैं एफबीडी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। देखो केयरफुली, बस कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सीधा एफबीडी सही से बनाइए, आंसर आएगा 100%। देखो अब हम एक एफबीडी अगर बनाए तो एक एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे, देखो केयरफुली। तो एक तो सबसे पहले उसका वेट mg हो गया नीचे की तरफ, इसके ऊपर लगने वाला टेंशन राइट में हो गया, इसके लोअर सरफेस से लगने वाला नॉर्मल फोर्स Na इधर हो गया, ध्यान से देखो, और सूडो फोर्स किधर लगेगा, सूडो फोर्स Ma नॉट का इस पे पीछे की तरफ लगेगा। अब इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, दिख तो रेस्ट पे ही रहा है लेकिन स्लिपिंग टेंडेंसी तो है ना, तो टेंडेंसी आगे की तरफ है। तो अगर टेंडेंसी आगे की तरफ है तो इस पे फ्रिक्शन हम लोग पीछे की तरफ लगाएंगे। कितना फ्रिक्शन लगा देंगे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देंगे म्यू Na का। बोलिए इसके एफबीडी में कोई डाउट है तो बोलो। अब बी पे आ जाओ, बी के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस, तो फिर से बी के एफबीडी में इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, ऊपर लगने वाला टेंशन T अपवर्ड, इधर से लगने वाला नॉर्मल NB इधर, और सूडो Ma नॉट का इधर। अब बी की टेंडेंसी किधर है स्लिप होने की, तो बी की टेंडेंसी नीचे स्लिप होने की है। तो अगर नीचे स्लिप होने की है तो इसके ऊपर हम लोग फ्रिक्शन लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन बी, एन हम वही लेंगे जिस सरफेस पे हम लोग फ्रिक्शन लगा रहे हैं। और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है। तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों से हमें टोटल कौन कौन सी इक्वेशंस मिल रही हैं, बैलेंस करो तो भाई। तो इसके लिए एक तो हो जाएगा Na इक्वल टू एम जी, और दूसरी हो जाएगा T इक्वल टू Ma नॉट प्लस म्यू Na। इसके लिए आएगा NB इक्वल टू Ma नॉट और T प्लस म्यू NB इज इक्वल टू mg। तो सबसे पहले तो तुम्हें इन चारों इक्वेशन से
ए नॉट निकालना है, निकाला है किसी ने तो बताओ। G into 1 minus mu upon 1 plus mu. सॉल्विंग वी गेट ए नॉट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, बस इतना ही। Yes sir. कि म्यू और डिनोमिनेटर में, म्यू और तो नहीं है डिनोमिनेटर में। No sir, बस इतना ही नो आ रहा सर। है। ठीक, तो अब ए नॉट मिल गया। अब एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एफ निकालने के लिए हम लोग कंप्लीट सिस्टम के लिए बना लेते हैं। तो फॉर कंप्लीट सिस्टम एफ क्या निकल के आएगा, तो एफ निकल के आएगा टोटल मास यानी m प्लस 2m इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स केवल f है अगर कंप्लीट सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं तो आंसर आ जाएगा m प्लस 2m इंटू जी 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। देखो, और ये कैसा फोर्स निकल के आया है, ये इनफैक्ट एफ मिनिमम निकल के आया है। और एफ मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर एफ मैक्सिमम ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट। क्यों, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट। तो देखो एक शॉर्टकट भी है, अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट है और हमें फिर से सारा सॉल्व करना है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं म्यू को माइनस म्यू से। बताओ यस और नो। तो एफ मैक्सिमम हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा दोबारा। m प्लस 2m इंटू जी क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। अगर तुमने निकाला भी होगा तो यही आ रहा होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं, तो एफबीडी में अगर तुम फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि म्यू को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस म्यू से। तो तुमको पूरा कहानी फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी। बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं। बोलिए। क्लियर है। और देखो, अब धीरे धीरे हम लोग ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें मल्टीपल फ्रिक्शंस लगेंगे। तो देखो जैसे और एग्जांपल्स ही से समझते हैं। थ्योरी तो देखो और कुछ नहीं है, थ्योरी हो गई जितना था। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, ये सपोज 2 kg है, ये सपोज 3 kg है। इनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.6 और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.2। ठीक है, और हम बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ। देखना ध्यान से, तो हमको सबसे पहले निकालना है फाइंड ए पार्ट में एफ मिनिमम such that the system starts moving। ठीक है, फिर बी पार्ट में एफ मैक्सिमम such that both blocks do not slip with respect to each other। और सी पार्ट में if f is twice of f maximum found in part B, then accelerations of A and B। देखो सर एक पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन में सर सर अगर ऐसा करना चाहे सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सर ड्राइविंग फोर्स वाले मेथड से ना सर। हाँ तो ड्राइविंग तो फोर्स सर तो लगाया, यही तो किया है, नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन टोटल मास। सर ड्राइविंग फोर्स में सर टेंशन लेंगे क्योंकि सर टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो रहा है ना शायद।
तुम लोग ऐसे कैसे पढ़ लेते हो? तुम्हारे बैकग्राउंड में भी इतने लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा घर वालों से बोल दो कि भाई पढ़ाई हो रही है। फिर से बोलो, टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन इधर इधर लग रहा है, टेंशन इधर इधर लग रहा है। जब हम कंप्लीट सिस्टम लेंगे तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, तो हमें उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। क्या डाउट है? ठीक है, देखो चलो इसको करो। और कोई डाउट पिछले क्वेश्चन में तो बताओ किसी को। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर ये नहीं समझ आया कि सर टेंडेंसी सर आपने कैसे डिसाइड करी? सर एक बार बता दीजिए फिर से। टेंडेंसी थोड़ा फील तो करना पड़ेगा। टेंडेंसी उसने ऐसे पूछा हुआ है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाए, वो जो डायग्राम है उसको सामने रखो। हम मिनिमम फोर्स मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये दोनों स्लिप हो जाएंगे। तो तुम ये बताओ कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये दोनों कहाँ स्लिप होंगे? बी किधर जाएगा? बी नीचे नहीं जाएगा और ए आगे जाएगा। यस सर। तो मिनिमम वाले कंडीशन में हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो ऐसा नहीं होने देने के लिए इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगा दिया है और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा दिया है। सर जब दूसरी वाली कंडीशन होगी तो अगर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो जो ए वाला ब्लॉक है वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। यस करेक्ट। जब हम F बहुत ज्यादा लगाएंगे, सोचो बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे नहीं चला जाएगा? यस सर, वो MA नॉट ज्यादा हो जाएगा। हाँ, MA नॉट ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा फील करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, मैं बता देता हूँ, फिर तुम नेक्स्ट वाले अपने आप करना, क्योंकि ब्लॉक और ब्लॉक में थोड़ा सा हमें प्रोसेस ध्यान से करना है। देखो सर एक आंसर 12 न्यूटन आएगा क्या? हाँ 12 न्यूटन आएगा क्या? नहीं 12 नहीं आएगा। 22 आ रहा है क्या सर? नहीं 22 भी नहीं आ रहा है। देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या है ना, सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें इसमें चाहिए कि कौन कौन से ब्लॉक पे किधर किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है कि ए और बी पे फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे लग रहे होंगे और कौन से डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो अब ऐसे देखो कि अगर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, और हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, तो ये बात तो पक्की है कि बी के ऊपर 2 फ्रिक्शन लगेंगे। बताओ, बी के ऊपर 2 फ्रिक्शन लगेंगे। एक फ्रिक्शन लगेगा बाई ग्राउंड और एक फ्रिक्शन लगेगा बाई ए। अब क्वेश्चन यही है कि वो दोनों फ्रिक्शंस का डायरेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होगा, राइट लेफ्ट किधर होगा। तो इसको पता करने का क्या है ना, सीधा सीधा तरीका क्या है, तुम ऐसे विजुलाइज करो, ऐसा सोचो कि फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। मान लो सारे सरफेसेस स्मूथ हैं और तुमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो क्या ये नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक अपनी जगह फिक्स रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो अब ऐसे सोचो कि जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी जो सरफेस है ये ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किधर की तरफ स्लिप हो गई, तो ये जिधर स्लिप हो गई इस पे फ्रिक्शन उसके अपोजिट ही लगने वाला है बस। तो बी पे जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड से भी पीछे की तरफ लगेगा और बी पे जो फ्रिक्शन है वो ए से भी पीछे की ही तरफ लगेगा। यानी एक फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं F1 और एक फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं F2। F1 लगाया है ग्राउंड ने 3 kg के ऊपर और F2 लगाया है A ने 3 kg के ऊपर। सबसे पहले ये समझो कि ये डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं। ये डायरेक्शन हम टेंडेंसी से गेस कर रहे हैं। टेंडेंसी कैसे गेस कर रहे हैं, तो टेंडेंसी गेस करने के लिए मैंने ये कहा आसान तरीका ये कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि सरफेस स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो ये ब्लॉक किधर चला जाएगा, तो ये ब्लॉक आगे चला जाएगा, ए अपनी जगह रह जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहाँ मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा ताकि ये मूव ना हो, स्लिपिंग ना हो। इसी तरह ए के रिस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में भी ये आगे जा रहा है, तो ए से लगने वाला फ्रिक्शन भी इसके ऊपर पीछे लगेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ F1 F2 का डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, बोलो। अब देखो बाई ए ऑन बी फ्रिक्शन F2 पीछे लिया है,
तो इसका मतलब बाई बी ऑन ए फ्रिक्शन F2 आगे लगेगा। तो पहला काम तो यही है, फ्रिक्शन के डायरेक्शन बना लो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। कोई डाउट अभी बताइए सबसे पहले। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन निकालना है मैंने उस सरफेस को थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लिया, और स्मूथ मानते ही ब्लॉक का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन उस सरफेस के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, हमको ये जो F1 और F2 लगाए हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू लिख लो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होगा म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल होगा वो M1 प्लस M2 होगा। तो ध्यान से देखो, ये आएगा 10 न्यूटन, और F2 निकालेंगे अगर तो ये आएगा म्यू इंटू केवल 2G होगा, तो म्यू इंटू 2G करेंगे तो ये आएगा 12 न्यूटन। देखो पहले, इतना क्लियर है। सेकेंड स्टेप, F1 की मैक्सिमम वैल्यू और F2 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है यहाँ तक। अब जरा देखो पहले पार्ट ने पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए जिससे ये सिस्टम चल दे, स्टार्ट हो जाए चलना। तो ये बताओ कि जब हमने बी के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ बी चले और ए ना चले? जब हम फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो शुरुआत में जब ये फोर्स की वैल्यू कम होगी तो ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, कोई भी नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ग्रेजुअली इस फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, नीचे वाले पे फोर्स लगाया हुआ है, तो सबसे पहली जो चलने की प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये आएगी कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ बी चले। इस बात से एग्री करते हो? बताओ। इस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओनली बी मूव्स, क्योंकि ए उसके ऊपर ही रखा हुआ है, तो बी जैसे ही थोड़ा सा भी आगे फ्रिक्शन लग रहा बढ़ेगा है। तो ए भी चलेगा उसके साथ साथ आगे। तो सबसे पहले जो इस पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे। यानी इस क्वेश्चन में जब सिस्टम बोल रहा है तो इसका मतलब दोनों ही चलेंगे। तो अब अगर दोनों चलेंगे तो ये बताओ, फॉर कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम का एफबीडी बना सकते हो? तो मुझे बताओ कंप्लीट सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज होंगे? अब ध्यान रखना, कंप्लीट सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग दिखाएंगे, इंटरनल फोर्स नहीं दिखाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स है F और ग्राउंड से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है F1। तो हमें F1 के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना होगा तभी ये ब्लॉक चलेगा। तो इसका मतलब है F की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, कितना फोर्स लगाना चाहिए इसको चलाने के लिए? तो इसको चलाने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन लगाते ही ये चल जाएगा। बताओ, ये बात हो सकता है ना समझ में आई हो? सर एक बार फिर बता दीजिए। देखो ये बात पहले, ये बात क्लियर है ना कि अगर चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे। यस सर। ठीक, अब अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो मैंने दोनों का एफबीडी अलग अलग नहीं बनाया है, मैंने दोनों का कंबाइंड एफबीडी ले लिया है। अब कंबाइंड एक ही एफबीडी मान के। F1 है, सॉरी F2 जो है, F2 इंटरनल फोर्स होगा। तो F2 5 kg को चलने से नहीं रोक रहा है, F2 सिर्फ ये चाहता है कि 2 और 3 स्लिप ना हो, तो हम तो साथ में ही चला रहे हैं, तो F2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ जो ग्राउंड वाला फोर्स है वो इसको रोक रहा है। तो ग्राउंड वाला फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 10 न्यूटन हो सकती है। तो अगर हम 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों एक साथ चल देंगे सबसे पहले। सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा देखते रहो और क्या बताएं। सर डिफिकल्ट है, आसान नहीं है ऑब्वियसली। सर आपने बोला कि दोनों साथ में चलेंगे सर, ये तब ना जब F ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर अचानक से फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर तो सिर्फ B ही चलेगा। अचानक से वाला केस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ग्रेजुअली धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, रेस्ट पे हाँ। रखा हुआ है ना सिस्टम, तो वहीं से कंसीडर कर रहे हैं, रेस्ट से कंसीडर कर रहे हैं। यस सर, यस। भाई देखो, अचानक से वेलोसिटी दे दी तुमने ब्लॉक को तो वैसे ही चलने लगेंगे, फोर्स लगाओ या ना लगाओ। वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं ब्लॉक को, समझो ध्यान से। यस सर। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा सर, हाँ बोलो। जैसे F2 मैक्स जो है 12 न्यूटन है, हाँ तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हम जब 12 न्यूटन से अधिक फोर्स लगा दें तो वो स्लिप हो जाए दोनों?
अभी हम उस बात पे आए ही नहीं, अभी मैंने जितनी बात करी है आप उसमें डाउट पूछो। अभी हम उस पार्ट में आ रहे हैं, बी पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, अभी सारी एनालिसिस करेंगे एक एक करके। बट अभी जो मैंने प्रोसेस लगाया है उसमें कहाँ डाउट है ये बताओ। F2 सर ये आप नहीं चाहता पहले है, पार्ट कर लीजिए फिर आप बताइएगा। F2 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 ये नहीं चाहता है कि 2 kg ना चले। F2 सिर्फ ये चाहता है कि 2 और 3 साथ में चलें। F2 क्या चाहता है, 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग ना हो। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में दोनों को एक साथ लिया है, एक साथ कंसीडर करेंगे। तो ग्राउंड है जो उसको रोक रहा है। तुम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बुक के ऊपर एक और बुक रख के उस नीचे वाली बुक पे फोर्स लगाओ। तो तुम जब फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो तुम देखोगे कि पहली बार दोनों एक साथ चलेंगी, सबसे पहले दोनों एक साथ चलेंगी। फिर क्या होगा, जब तुम इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बढ़ेगा। अब जब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे चलने लगेगा, मतलब कि पीछे रह जाएगा, वो उतना उसको पीछा नहीं कर पाएगा उस एक्सीलरेशन से। यानी बी का एक्सीलरेशन ज्यादा होने लगेगा, ए का एक्सीलरेशन कम होने लगेगा। तो हमें बी पार्ट में उस सिचुएशन पे पहुंचना है। बी पार्ट में हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन टिल बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसपे दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हो। तो देखो जब ऐसा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हो, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में F2 मैक्सिमम लग रहा होगा। स्लिपिंग होने ही वाली है, तो स्लिपिंग होने ही वाली का मतलब होगा कि F2 मैक्सिमम लग रहा है। तो ये बताओगे कि F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 12 न्यूटन। तो बताओगे कि अगर 2 kg पे मैक्सिमम 12 न्यूटन लग रहा है तो 2 kg का एक्सीलरेशन क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब तक इस सिस्टम पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है तब तक ये सिस्टम कॉमन एक्सीलरेशन से चलेगा। कॉमन एक्सीलरेशन से चलेगा का मतलब है दोनों एक साथ चलेंगे। तो इस सिचुएशन में F कितना होगा, F कैसे निकालेंगे। तो F निकालने के लिए तुम नीचे वाले का FBD बना लो। एक्सीलरेशन तो इसका भी 6 है ना, तो क्या आएगा F -10 -12 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 22 + 18, यानी F की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई 40 न्यूटन। और चलना कब शुरू हुए थे, चलना शुरू हुए थे 10 न्यूटन पे। तो इसका मतलब 10 न्यूटन से लेके 40 न्यूटन के बीच में दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे। और वो एक्सीलरेशन 10 न्यूटन लगाएंगे तो 0 एक्सीलरेशन है, और 40 न्यूटन लगाएंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, बताओगे क्यों। ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है। तो उसके बाद तो F2 ये की पीछे मैक्सिमम जाने वैल्यू लगेगा। 12 है। क्योंकि सुनो, हर चीज का रीजन है। क्योंकि सर फोर्स जो है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। जो ए के ऊपर, ए को चलाने वाला कौन है, ए को चलाने वाला F है या F2 है। F2 ए को चलाने वाला F2 है, और F2 की मैक्सिमम औकात कितनी है, 12 न्यूटन की। तो जब ये मैक्सिमम लग रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। बताओ आया कुछ थोड़ा बहुत और। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ना सर। सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रहा है, अभी मैंने कहीं लिखा ही नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू। बस ठीक है फिर तो। सर हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 2 kg का जो मास है उसका राइट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ राइट में ही है। हाँ मतलब सर अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो लेफ्ट में तो 6 ज्यादा हो सकता है ना। फोर्स बढ़ाते हैं कहाँ पे, मतलब अगर हम सर बी ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाते जाएं हाँ उसे जब लेफ्ट में मूव करने लगेगा ए वाला ब्लॉक तो उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में, 6। देखो लेफ्ट में मूव नहीं करेगा, वो क्या होगा ना, मूव तो राइट में ही करेगा, लेकिन बी का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो बी के रिलेटिव ऐसा लगेगा कि ए पीछे जा रहा है, बट ग्राउंड से तो आगे ही जा रहा है ना भाई। बी पे बैठ में ऐसा लगेगा कि ए पीछे की तरफ स्लिप हो रहा है, बट ग्राउंड से तो दोनों आगे ही चलेंगे, तो लेफ्ट में नहीं जाएगा। फोर्स राइट में लग रहा है तो राइट में ही जाएगा। यस सर हाँ ये बताइए सर,
10 न्यूटन पर सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। देन सडनली सर 2 न्यूटन बढ़ने पर ही कैसे बढ़ जाएगा? 2 न्यूटन कहाँ बढ़ा दोनों रहा का है? एक्सीलरेशन होगी। 2 न्यूटन कहाँ बढ़ रहा है भैया? 10 से 40 कर रहे हैं तब ये 6 हो रहा है। 10 से 11 भी होगा तो चलने लगेगा, लेकिन एक्सीलरेशन 6 नहीं होगा, कम होगा एक्सीलरेशन। 10 से लेके 40 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे फोर्स की, तो ये दोनों साथ में चलेंगे विद कॉमन एक्सीलरेशन, लेकिन वो कॉमन एक्सीलरेशन 6 नहीं होगा, 0 और 6 के बीच में होगा। और सर जब एफ मिनिमम 10 न्यूटन था हाँ, तब ए पर कितना फोर्स लग रहा था? ए चल रहा है कि रेस्ट पे है? सर बताओ। दोनों चल रहे हैं सर, अरे कहाँ विद चल रहा है रिस्पेक्ट टू बेटा? ग्राउंड। जस्ट चलाया है ना, एक्सीलरेशन कहाँ लिखा हुआ है? रेस्ट पे ही तो लिख रहा है, एक्सीलरेशन 0 है ना, तो F2 की हाँ सर वैल्यू 0 ठीक है है। यहाँ पे। F2 की वैल्यू 0 है, F2 लग ही नहीं रहा है, क्योंकि F2 लगेगा तो F2 लगने का मतलब है कि A चलना चाहिए। मतलब सर इस कंडीशन में तो दोनों ही रेस्ट पे होंगे ना? हाँ हाँ, दोनों ही रेस्ट पे होंगे। थर्टी परसेंट सर आया है अभी। हाँ नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा, बड़ी मुश्किल से आएगा। मैंने बड़ा डरते डरते क्वेश्चन ही लिया है ये वाला, कि पता नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। 0 से 10 न्यूटन के बीच में अगर F की वैल्यू है, देन सिस्टम will remain at rest। और अगर F की वैल्यू 10 न्यूटन से 40 न्यूटन के बीच में है, देन बोथ ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सीलरेशन। बोथ ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सीलरेशन। अब सी पार्ट में वो ये कह रहा है, सी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हमने जो फोर्स लगाया हुआ है वो डबल कर दें, यानी फोर्स कितना कर दें, 80 न्यूटन। तो ये बताओ 80 न्यूटन करने का मतलब है कि अब तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे ना, ये बताओ। और ज्यादा एक्सीलरेशन किसका होगा बताओ? बी का। बी का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। अच्छा, फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस पे कौन से नेचर के लग रहे होंगे? स्टैटिक या दोनों काइनेटिक हो गए होंगे? काइनेटिक। क्या दोनों ही काइनेटिक हो गए होंगे? तो क्या करते हैं कि सारे फ्रिक्शन काइनेटिक लगा देते हैं। F2 काइनेटिक 12 न्यूटन है, तो ये बताओगे कि ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए का तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो चुका होगा, वही है कितना, 6। बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन मास, तो सिर्फ इसी का मास लेंगे, ध्यान रखना। अब तो दोनों का एफबीडी अलग अलग है ना, जब ये निकालेंगे क्या आएगा, 80 माइनस 22/3। कितना आएगा ये? इन 19.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, देखो। ठीक है ना? तो तीसरा रिजल्ट इसमें हम ये लिखेंगे कि व्हेन F इज ग्रेटर देन 80 न्यूटन, सॉरी, F is greater than 40 Newton, then both blocks are slipping and acceleration of B is greater than acceleration of A। और acceleration of A तो फिक्स हो चुका है, कितना फिक्स हो गया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिना विजुअलाइजेशन के नहीं आएगा, सिर्फ मेरे बोलते रहने से नहीं होगा, थोड़ा सोचोगे अपने दिमाग से तब तुम्हें जवाब मिलेगा।
ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स में यही एक छोटा सा इशू रहता है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो हो सकता है कि उन दोनों के एक्सीलरेशंस भी चेंज हो जाए, फ्रिक्शन चेंज हो जाए, मतलब बहुत सारे वेरिएबल हैं एक साथ। बट बेसिक बात हमें ये समझनी है कि जब हमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया ना, तो जब हम फोर्स बहुत कम लगाएंगे तो कोई भी नहीं चलेगा। इतना तो समझ में आता है ना कि बहुत कम फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक ओवर ब्लॉक है तो कोई भी नहीं चलेगा। फिर जब हम थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो सबसे पहले दोनों साथ में चलेंगे, और फिर जब हम फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तब दोनों अलग अलग चलेंगे। और ये भी बात ध्यान से रखो, जब अलग अलग चलेंगे तो बी का एक्सीलरेशन ज्यादा आएगा ए से, क्योंकि फोर्स किस पे लगाया हुआ है, फोर्स हमने बी पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं फिर? यस सर। यस सर। थोड़ा कोशिश करो, आ जाएगा, इतना ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है। और हमसे अगर तुम्हें समझ में ना आया तो कभी आएगा भी नहीं समझ में, कोई समझा नहीं सकता है। सपोज ये है 5 kg और ये है 3 kg, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है, एक ही म्यू ले रहे हैं। म्यू की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0.8 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 36 न्यूटन ए बी। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी, ए और बी के ऊपर फ्रिक्शन कितने लग रहे हैं वो बताना है और उनके एक्सीलरेशन क्या है। इस बार हमें फोर्स की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है। तो देखो एकदम स्टेप्स में चलना है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पहला स्टेप ये कहता है कि हमें फ्रिक्शन के डायरेक्शन लगा लेने हैं। कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, ये बात की बात है। पहला पॉइंट है फ्रिक्शन के डायरेक्शन। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन तुमने लिए हैं F1 F2 उनके मैक्सिमम वैल्यूज लिख लो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। तो दूसरे स्टेप में उनके मैक्सिमम वैल्यूज लिख लो। और फिर तीसरे स्टेप में हमको ये सोचना है कि ये सिस्टम साथ में चल रहा है या ये सिस्टम अलग अलग चल रहा है। कहने का मतलब है 3 सिचुएशन है, या तो हो सकता है चल ही ना रहा हो, कोई भी ना चल रहा हो, दोनों रेस्ट पे हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ में चल रहे हो विद कॉमन एक्सीलरेशन, और या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग हो लेकिन उस सूरत में बी का एक्सीलरेशन ए से ज्यादा होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ए आगे निकल जाए? बताओ क्यों भाई? नो सर। क्या ऐसा पॉसिबल है? बी के ऊपर लगाएंगे तो सिर्फ बी को हमने खींचना शुरू किया है और ए ज्यादा एक्सीलरेशन से आगे निकल जाए, तो इज इट पॉसिबल? नो सर। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो No. इस केस में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहले ये दिमाग में बिठाओ कि क्या क्या पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 ही है, या तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे, या दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे, या फिर बी का एक्सीलरेशन ए से ज्यादा होगा। अब हमको चेक ये करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी पे ये क्वेश्चन है। तो जरा दिमाग लगाओ पहले अपना, फिर बताते हैं। देखो मैंने जैसे बताया वैसे करना है। सबसे पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इसमें ग्राउंड से लगने वाला F1 पीछे की तरफ, और A से लगने वाला F2 भी पीछे की तरफ, और A पे F2 लगेगा आगे की तरफ। इस डायरेक्शन में किसी को डाउट है तो बताना। फिर F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.3 इंटू 8G, ये आएगी 24 न्यूटन। और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? F2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.8 इंटू 3G, तो ये भी 24 न्यूटन आ जाएगी। तो वो कोई बात नहीं, कुछ भी आ रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका कंबाइंड FBD विजुलाइज करेंगे।
देखो शुरू में तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार समझ में आएगा ना तो ये क्वेश्चन ओरली होगा। 3 kg 5 kg। अब हमें यही तो पता करना है कि सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साथ में चल रहा है या अलग अलग चल रहा है, इतना ही तो प्रॉब्लम है। तो ये बताओ कि अगर ये सिस्टम चलना है तो सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन हमको ओवरकम करना होगा, कि उसके पहले तो ये चलेगा ही नहीं। क्यों भाई, बता सकते हो? F1 मैक्स। F1 मैक्स को हमें ओवरकम करना होगा, यानी जो फोर्स हमें लगाना होगा वो 24 न्यूटन से ज्यादा लगाना होगा, तभी ये सिस्टम चलेगा। अगर 24 से कम लगाया तो कोई भी नहीं चलेगा, दोनों रेस्ट पे रहेंगे। तो 36 लग रहा है, यानी कि कंबाइंड सिस्टम चल रहा है, मतलब सिस्टम चल तो रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी खत्म खत्म हो गई। अब क्या करो, साथ ही साथ तुम ये चेक कर लो कि ए के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, F2, और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 24। तो ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? क्यों भाई, चेक कर लो। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? हम लोग चेक कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकलेगा कैसे, F2 की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन ए का मास, तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम मान लें कि ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो ये कॉमन एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा? क्यों भाई, तो ये कॉमन एक्सीलरेशन निकल के आएगा 36 माइनस 24 अपॉन टोटल मास, तो ये निकल के आ रहा है 1.5। तो अब ये बताओ कि ए का एक्सीलरेशन 1.5 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? ए का एक्सीलरेशन 1.5 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है, तो यही पॉसिबल हो गया, बस यही आंसर हो गया। अगर पॉसिबल है तो यही आंसर हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 1.5, दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। सर हाँ, एक डाउट है और सर, जब एक आप मुझे कंबाइंड क्वेश्चन खत्म कर एबिलिटी लेने दो, लेते हैं। क्वेश्चन खत्म कर लेने दो फिर पूछ लेना। अब ए के ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ए पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो ए पे लग रहा है F2, और ए का एक्सीलरेशन कितना निकाला हम लोगों ने, ए का एक्सीलरेशन निकाला 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें F2 की वैल्यू चाहिए, F2 कितना लग रहा होगा। तो F2 को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F2 की वैल्यू हो गई 4.5 न्यूटन। तो ये दूसरा आंसर हो गया। भाई F1 तो पता ही है कितना लग रहा है, F1 लग रहा है 24 न्यूटन, F1 लग रहा है 24 न्यूटन, F2 लग रहा है 4.5 न्यूटन और एक्सीलरेशन 1.5। हाँ, आप पूछो क्या कह रहे हो। सर जब आप कंबाइंड एबिलिटी बना रहे हैं हाँ तो उसमें ए के फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इंटरनल फोर्स हो गया ना वो। बोलो। सर इंटरनल कैसे सर, जब हम सर जब हम बी पर फोर्स लगाएंगे तो जब जो ए हमारा साथ में चल रहा है बी के, वो बेटा एक उसी के मिनट, कारण तो है। बताओ, ये काम पहली बार नहीं किया है। तुम ये बताओ यहाँ पे ये कैसे लिखा था, ये फॉर कंप्लीट सिस्टम कैसे लिख दिया? ये जो टेंशन है, ये जो यहाँ नॉर्मल पर है, ये जो समझ म्यू में है, आ रहा ये है। सब क्यों, ये सब कहाँ चले गए फोर्स, सारे फोर्स कहाँ चले गए, इसमें क्यों नहीं आए? ये जो टी है, जो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख हम्म। रहा है, वो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, ये बताओ मुझे। ये तो सारे सर इंटरनल हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ और लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्या? ये इंटरनल है बेटा, ये इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। तो जो कंबाइंड एबिलिटी बनाएंगे तो हट हट नहीं जाएगा। हाँ सर वो ठीक है, आप सुनिए तो सर। बट सर जब हम बी पर फोर्स लगा रहे हैं तो ए का कोई तो काम होगा, जो ए हमारा बी के साथ चल रहा है। इसका मतलब ए का जो फ्रिक्शन है वो ये वर्क कर रहा है कि वो हेल्प कर रहा है ए को बी के साथ चलने में। मतलब सर जब हेल्प कर कंबाइंड रहा है सिस्टम तो, साथ हेल्प कर रहा है तो उसका मतलब मास उसका क्या, हेल्प कर रहा है तभी तो उसका मास ले लिया, नहीं तो उसका मास नहीं लेते। ठीक है सर। क्लियर है बाकी लोगों को? बाकी लोगों को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो।
ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इनके बीच में म्यू दिया है 0.5 और इधर म्यू दिया है 0.2। ए का मास दिया हुआ है 3 kg, बी का मास दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, और इस बार हमने ए के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, ए के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है लेट्स से 24 न्यूटन। तो हमें फिर से वही निकालना है, फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी, एंड बी पार्ट में फ्रिक्शन एट ईच सरफेस, फ्रिक्शन एट ईच सरफेस। देखो जब हम नीचे वाले पे फोर्स लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 3 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों नहीं चलेंगे, या दोनों साथ में चलेंगे, या दोनों अलग अलग चलेंगे। लेकिन जब हमने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है तो एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, और वो पॉसिबिलिटी होगी कि केवल ऊपर वाला चल रहा हो। नीचे वाले पे फोर्स लगाओगे तो केवल नीचे वाला चल रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे तो केवल ऊपर वाला चल रहा है, ये पॉसिबल है। सर फ्रिक्शन भी इसी प्रकार आ जाएंगे, बी में 0 आ जाएगा, ए में 15। ऊपर फ्रिक्शन 0 नहीं होगा बेटा, जल्दबाजी नहीं करो, एफबीडी बनाओ। इसके ऊपर लग रहा है मान ले F1 पीछे की तरफ, इस पे लगेगा F1 आगे की तरफ, और बी के ऊपर ग्राउंड से फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी पे ग्राउंड से फ्रिक्शन F2 पीछे लगेगा। ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन बताओ सबसे पहले, क्लियर है या नहीं? ये टेंडेंसी से निकाले हैं। टेंडेंसी से कैसे? ए के ऊपर तो फोर्स लगाया है तो ए के ऊपर तो पीछे लगेगा, फिर ए बी को किधर बढ़ाना चाह रहा है, तो ए चाहता है कि बी आगे चले, तो जब बी आगे चलने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड किधर रोकेगा उसको, तो ग्राउंड उसको पीछे की तरफ रोकेगा, ग्राउंड उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ए के ऊपर F1 पीछे लगाया है, उसका रिएक्शन F1 बी के ऊपर आगे लगा है, और बी पे क्योंकि F1 आगे है तो ग्राउंड उस पे ऊपर F2 पीछे लगाएगा उसको रोके रखने के लिए। डायरेक्शन क्लियर? सर ये जो रिएक्शन लगा ना, ये हाँ? सर थोड़ा बताइए, ये जो बी पर रिएक्शन लग रहा है ए का, इसको एक्शन बोल रहे हैं तो ये रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन तो इक्वल अपोजिट होंगे ही ना। नहीं तो नहीं तो सर वो ए पर वर्क करेगा ना, बी पर क्यों करेगा? अरे यार फिर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लो एक बार तुम फिर से। बी ए पे लगाता है, ए बी पे लगाता है, तुम पता नहीं क्या गोल गोल घुमाते रहते हो। बी ए के ऊपर लगाएगा फ्रिक्शन, ए बी पे लगाएगा फ्रिक्शन, बाई ए ऑन बी, बाई बी ऑन ए। तुमको हर चीज जो है पूरी पूरी बतानी पड़ती है। मैंने लास्ट क्लास में यही बोला था। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये फ्रिक्शन है बाई बी ऑन ए। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये है बाई ए ऑन बी। अब तुम कहोगे हाँ सर अब आ गया समझ में। अरे नहीं सर, आ रहा था बट वो प्रैक्टिकली सर अज्यूम नहीं हो रहा था ना, इसलिए कह रहे थे। भगवान जाने इस साल तुम मेरा खून कितना कम कर दोगे। 15 न्यूटन, F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 इंटू 8G, तो ये देखो ये आएगा 16 न्यूटन। अब क्या है ना कि B चलेगा या नहीं चलेगा ये यहीं से डिसाइड हो जाएगा। क्यों? अगर मैं तुमसे पूछूं कि B अगर चलने वाला है राइट साइड में तो B को चलाने वाला फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स है जो B को चलाएगा? F1 चलाएगा। और कौन सा फोर्स है जो B को चलने से रोकेगा? F2। अच्छा, चलाने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 है। 15 है। और रोकने वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 16। इस केस में 24 न्यूटन से तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें हम यहीं से बोल देंगे कि बी तो कभी चलेगा ही नहीं अगर ए पे फोर्स लगा रहे हैं तो। बात समझ में आई? Hence B can never move as F1 max is less than F2 max। इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? बताओ पहले, इस लाइन में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब है सिर्फ ए चलने वाला है। तो ऐसे मान लो कि ए जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड ही हो गया जब बी नहीं चल रहा है। तो जब बी चल नहीं रहा है तो ये ग्राउंड हो गया।
तो केवल ए के लिए अगर एफबीटी बना है तो फॉर ए क्या लिखेंगे, तो 24 आगे लगेगा और F1 मैक्सिमम पीछे है, यानी कि 15 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी के लिए ए बी हो गया 0। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि F1 की वैल्यू 15 न्यूटन है, तो F2 भी 15 न्यूटन ही होगा। क्यों भाई, वो बात अलग है कि F1 काइनेटिक नेचर का होगा और F2 स्टैटिक नेचर का होगा। बताओ सर जो इसमें F1 है वो विद रिस्पेक्ट ए है ना सर, जो इसका सर जो बी पर लग रहा है, बी पर। आवाज तुम्हारी आई नहीं अभी, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो बी पर F1 लग रहा है राइट हैंड साइड में, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ए है ना सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो है नहीं। फोर्स विद फोर्स नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फोर्स होता है, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में देखो। रियल फोर्स डायरेक्शन जो है वो वैल्यू और डायरेक्शन वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। किसी और का कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। सर इसमें बी पे F2 F1 से बड़ा है, हाँ तो सर बी पीछे की तरफ कुछ चलने नहीं लगेगा, मतलब नहीं तो F2 अगर देखो F2 पहले कौन आया, पहले F1 आया कि पहले F2 आया? मतलब पहले F1 आया, F1 की वजह से F2 आया या F2 की वजह से F1 है? F1 की वजह से F2 आया है। ठीक है, अब देखो F1 की वजह से F2 है, तो F1 से ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई, किसी ब्लॉक को हम ग्राउंड पे खींच रहे हैं, अब तुम कहोगे सर उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है तो पीछे चला जाए। तो फ्रिक्शन पीछे क्यों जाएगा, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना जरूरी है। तो F2 उतना ही लगेगा जितना F1 उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। F2 कभी भी F1 से ज्यादा नहीं लगेगा। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब यही हुआ। तो मतलब एक्चुअल में F1 F2 15 ही लग रहे होंगे। ये नहीं चाहता है, F2 ये नहीं चाहता है कि ब्लॉक चले। F2 बस ये चाहता है कि ब्लॉक भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखने के लिए F2 कितना लगेगा, F1 के बराबर ही लगेगा। F1 से ज्यादा क्यों लगेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उससे क्या मतलब है। हाँ मतलब लग तो 15 ही रहा होगा। हाँ यस सर। सर हाँ बोलो। अब अगर यहाँ पर F1 जो है F2 से ज्यादा होता, F1 मैक्स जो है मैक्सिमम, तो फिर चलता ना सर बी भी। हाँ बेटा, क्वेश्चन बदल दिया तुमने, तो क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया तो आंसर बदल जाएगा। हाँ बस ठीक। मान लेते हैं ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, ए बी एंड सी, इनके बीच में फ्रिक्शन है 0.8, इनके बीच में फ्रिक्शन है 0.5। ए का मास है 2 kg, बी का मास है 3 kg, सी का मास है 5 kg, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया हुआ है 30 न्यूटन का। निकालो एक्सीलरेशन ए बी सी का, एक्सीलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। सी का सर फ्रिक्शन नहीं है क्या? अरे नीचे स्मूथ लिखा तो है बड़ा बड़ा। देखो इसमें सबसे पहले हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन पे कमेंट करते हैं। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो, सी के ऊपर बी वाला जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ आएगा, इसको बोल देते हैं F1। और बी के ऊपर सी की वजह से फ्रिक्शन F1 पीछे आएगा, फिर बी के ऊपर ए की वजह से फ्रिक्शन F2 पीछे आएगा, और ए के ऊपर फ्रिक्शन F2 आगे आएगा। डायरेक्शन में कोई डाउट तो बताओ। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस में कोई डाउट?
इसके बाद F1 का मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। F1 का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 5G, तो ये आएगा 25 न्यूटन। और F2 का मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं, तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.8 इंटू 2G, यानी कि 16 न्यूटन। और क्योंकि ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन है नहीं इस सिस्टम के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम कुछ भी हम फोर्स लगा देंगे नॉन जीरो, 0 न्यूटन से जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे तो ये सिस्टम चल तो देगा, क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है। ग्राउंड ही है जो उसको रोक सकता है पूरे के पूरे सिस्टम को, तो इसका मतलब चलेगा तो है ही है। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो अगर मूविंग टुगेदर है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे, एज्यूम कर ले रहे हैं पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास 10 है, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये चेक करना है कि ये कॉमन एक्सेलरेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए का एफबीडी बनाए, ध्यान से देखो, सिर्फ ए का, तो ए के एफबीडी में आगे की तरफ लग रहा है F2 और ए का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मास कितना है, ए का मास है 2 kg, तो F2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3, 6 न्यूटन आई। तो अभी बताओ F2 6 न्यूटन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्यों भाई? F2 6 न्यूटन पॉसिबल है, क्योंकि ये जो 6 न्यूटन है 16 न्यूटन से तो कम है ना, तो कम तो लग ही सकता है। इसी तरह से तुम C का एफबीडी बनाओ, केवल C का, तो अगर हम केवल C का एफबीडी बनाएंगे तो C के एफबीडी में आगे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन और पीछे की तरफ लग रहा है F1, और इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाला तो आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इसका दिया हुआ है 5 kg, तो अगर एफबीडी बनाएंगे तो इक्वेशन आएगी 30 माइनस F1 इक्वल टू ma, तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 15 न्यूटन। तो अभी बताओ F1 15 न्यूटन पॉसिबल है क्या, यस और नो? तो F1 भी 15 न्यूटन पॉसिबल है, देख लो। तो पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया पहली बार, यही सही आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं आती है, ज्यादा आ जाती है, तो फिर हमें अगला फिर से एज्यूम करना पड़ेगा। और अगले केस में जब हम एज्यूम करेंगे तो जिस फोर्स की वैल्यू ओवरकम हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, उस सरफेस पे हम लोग स्लिपिंग एज्यूम कर लेंगे और उसको एज्यूम करते हुए फिर से हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो HCV में है प्रॉब्लम्स करना इस पे ऊपर बेस्ड, फिर डिस्कस कर लेंगे। बेसिक बातें जितनी है वो सारी मैंने बता दी हैं। कौन से क्वेश्चन करने सर? बचे हुए सारे ही करने 21 ऑनवर्ड्स। आज ही सर? बिल्कुल आज ही। ठीक है, सर इसमें हम लोग फ्रिक्शन में और कुछ नहीं है। फ्रिक्शन कंप्लीट मतलब? हाँ